बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट केसेस में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसकी कॉजेज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री लेके दिखाएं। एपिलेप्सी पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं एपिलेप्टिक, ठीक है। तो एपिलेप्सी को उर्दू में कहते हैं मिर्गी के दौरे, ठीक है। एपिलेप्सी और जो आपके पास सीजर्स है इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो सीजर्स होता है वो क्या होता है कि एबनॉर्मल होता है या सिंक्रोनाइज सी एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल एंड सिंक्रोनाइज न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन। एबनॉर्मल जो आपके पास ये डेफिनेशन है ना, ये प्रॉपर आपने ऐसे याद रखनी है, किसी अच्छी बुक से याद कर, लाइक डेविडसन से आप डेफिनेशन भी आपके पास वाइवा में आती हैं, पूछता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जाम में पूछता है तो उसे पता होना चाहिए कि बच्चे ने चलो किधर से पढ़ा हुआ है, फिर डेविडसन से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी ये है एबनॉर्मल और सिंक्रोनाइज न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है लेकिन जो ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी डिस्चार्ज होती है कोई स्टिमुलस नहीं होता, एबनॉर्मल है या सिंक्रोनाइज न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, कोई स्टिमुलस को डिस्चार्ज नहीं मिला, खुद ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन जो आपके पास एपिलेप्सी होती है उसकी डेफिनेशन ये है 2 और मोर देन 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स व्हिच आर 24 आवर्स अपार्ट, यानी कि 2 या 2 ज़्यादा सीजर्स हैं जो कि अनप्रोवोक्ड सीजर। अनप्रोवोक्ड सीजर का मतलब है कोई कॉज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हुआ हुआ, वो आपस क्या है 24 आवर्स अपार्ट है, ठीक है। एक एपिसोड भी उस सीजर्स का तो ठीक आया ना डब्ल्यूएचओ ने, अगर एक सीजर का एपिसोड भी हो तो उससे आप एपिलेप्टिक है, एपिलेप्टिक सीजर्स लीड्स टू एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, ठीक है। तो वो 2 और मोर देन 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं, इसकी कॉज ये होती है विदाउट एनी ट्रॉमा, या भी कह सकते हो रिकरेंट, रिकरेंट भी बहुत होते हैं। रिकरेंट होता है 2 और मोर का मतलब है रिकरेंट होते हैं अनप्रोवोक्ड सीजर्स ड्यू टू द क्रॉनिक अंडरलाइंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है कि बॉडी के अंदर क्या होता है आपको पता है, एक बैलेंस हो रहा होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस हो रहा होता है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एक्साइटेटर कौन कौन से, एस्पार्टेट है, ठीक है, आपको एस्टरकोलिन है, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट है, ठीक, ग्लूटामेट कह रहे हैं, ठीक है। और जो इनहिबिटरी है फॉर एग्जांपल गाबा है, ठीक है। अब जो आपको एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपके पास क्या करेंगे, डिपोलराइजेशन करते हैं। एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर जो भी है एस्टरकोलिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, और जो ग्लूटामेट है, नर्व को डिपोलराइज करते हैं, चैनल्स की ओपनिंग करते हैं। और चैनल्स कौन कौन से ओपन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो जनरेट करेंगे। और सीजर वगैरह करते हैं, ये जो होते हैं सीजर को प्रोवोक कर रहे होते हैं, सीजर को मतलब कहते हैं ना कि इंक्रीज कर रहे होते हैं। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि गाबा होता है, ठीक है। तो जो गाबा आपके है वो करेगा कि आयन चैनल्स पे एक्ट करेगा, ये सोडियम पे एक्ट करते हैं, सोडियम के आयन चैनल पे एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्ट करते हैं, चैनल्स को ओपन करते हैं, उनका इन्फ्लक्स करते हैं और जो है सीजर को प्रोवोक करते हैं। इसमें आपको क्लोराइड चैनल्स को ओपन करता है, क्लोराइड चैनल्स को ओपन करेगा और इसमें क्लोराइड को इनफ्लो कराएगा, लेकिन इसमें एक्शन पोटेंशियल में इंक्रीज हो रहा है, इसमें एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो ये इनहिबिट कर रहे होते हैं, जो भी आपको एक्टिविटी हो उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो ये सीजर्स को कर रहे होते हैं प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ये प्रोवोक नहीं कर रहे, सीजर्स को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब ये बैलेंस खराब हो जाएगा, लाइक ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, इनहिबिटरी और एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब सीजर्स का इम्बैलेंस डिस्टर्ब हो गया एक्साइटेशन इनहिबिशन का, ठीक है, तो क्या होगा कि सीजर्स में एक पैक्सिजिमल डिपोलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है, जो आपको डिपोलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूरो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर शिफ्ट आ जाएगा, जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है शिफ्ट आएगा और बाद क्या हो जाएगी उसकी वजह से सीजर्स होंगे, ठीक है। तो जब सर्ज इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, सीजर्स आएंगे। सर्ज होता है इसमें मैक्सिमम एक्टिविटी होती है तो सीजर्स हो रहे होंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछते हो, हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछते होते हो, ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, आप कहते हैं ना जाके हिस्ट्री लेके आए वार्ड से, तो आपने हिस्ट्री में पूछना होता है, ये आपने जरूर याद रखना होता है। हिस्ट्री में पूछते हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आप कोई फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछते हो कि कितनी दफ़ा दिन में कितनी दफ़ा हो चुका है, ठीक है, एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, महीने में या एक हफ्ते में कितनी दफ़ा हुआ है, महीने में कितनी दफ़ा होते हैं, आप फ्रीक्वेंसी पूछते हो। इससे आप पता लग सकता है कि आपको कितनी दफ़ा होगा तो आपको कॉज भी पता लग जाएगी। इसके अलावा पूछते हो ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन आप पूछते हो कि 5 मिनट के लिए होता है, 3 से 4 सेकंड के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए पता लगेगा कि अगर फोकल है या जनरलाइज है, ठीक है। फोकल है, जनरलाइज है, सिंपल सीजर है, कॉम्प्लेक्स सीजर्स हैं। कॉम्प्लेक्स सीजर्स होते हैं मोर देन 5 मिनट्स के लिए होते हैं, जो 5 मिनट्स के लिए, जो कॉम्प्लेक्स साइज सिंपल होते हैं फोकल सिंपल वो आपके पास जो होते हैं लेस देन 5 मिनट्स। उससे ड्यूरेशन से आप पता लग सकता है कि फोकल है ये है। आप पूछते हो उससे कि बॉडी की साइड क्या है, साइड ऑफ बॉडी का पूछने का तरीका होता है कि बॉडी की एक साइड पे रहता है या दोनों साइडों पे होता है, यानी कि आपके पास पूछते हो कि पूरी बॉडी पे होता है या एक साइड पे, अपर लिम्ब में ज़्यादा होता है, लोअर लिम्ब में होता है, वो कहता है आपके पास जी मुझे पूरे एक हाथ में होता है, तो इससे पता लगता है कि फोकल है। नहीं, इसके पूरे बॉडी जो होती है ना, पूरे जिस्म जो होता है ना, उसमें फिट्स पड़ होते हैं, मतलब जनरलाइज सीजर है। उसके अलावा आप देखते हो उससे पूछते हो कि टंग को बाइट कर होता है,
जो अपने टंग को बाइट कर रहा होता है, अप रोलिंग होती है, अप रोलिंग ऑफ द आईज, आंखें ऊपर कर लेता है, अपनी जुबान चबाता है, ठीक है, इस तरह। उसके अलावा पूछोगे कि आपके पास कोई उससे ऑरा तो नहीं होता पहले। ऑरा का मतलब है कि पहले से नोजिया या वॉमिटिंग या अजीब सी हेयरिंग तो डॉक्टरी नहीं होती, हेडेक तो नहीं होना शुरू हो जाता है, अजीब स्टिमुलस से माइग्रेन में एक ऑरा होता है कि पेशेंट को नोजिया है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, इसमें भी पेशेंट को कुछ हेयरिंग सुनाई देनी शुरू हो जाती है, डॉक्टरी से सर में दर्द शुरू हो जाता है, अजीब सा होता है, ठीक है। या इसे पूछते हो पोस्ट इक्टल सिम्टम्स। पोस्ट इक्टल सिम्टम्स का मतलब होता है कि सीजर्स के बाद बंदा जो है वो कंफ्यूज स्टेट में तो नहीं चला जाता, कंफ्यूज स्टेट में तो नहीं उसको है। इसके अलावा इससे फीचर्स पूछते हो आप, ठीक है। जो फीचर्स होते हैं वो आप डिपेंड करते हो कि आपके पास कौन कौन सी एरियाज में है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्रंटल एरिया में है, ठीक है, फ्रंटल आपके पास लोब का कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फ्रंटल लोब हमारे पास किससे होता है कि बिहेवियर चेंज इंपेयरमेंट आएगी, इमोशनल आएगा, पर्सनैलिटी चेंज, जहाँ पे आपके पास एनवायरमेंट का फ्लैक्टस भी फ्रंटल लोब पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। या ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल वो कहेगा कि आपके पास, ये मैं उसमें बताती हूँ, वैसे फीचर्स में बता देती हूँ। ऑक्सीपिटल इन्वॉल्व होता है आपके पास किसमें, विजन में इन्वॉल्व होता है। टेम्पोरल लोब होगा तो हेयरिंग में मसला होगा, उससे ऐसे महसूस हो रहा होगा कि मुझे कुछ हेयरिंग सुनाई दे रहा है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मेरे से ऐसा कुछ पहले हो चुका है। सेंसरी होते हैं या फिर आपके पास मोटर होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स हैं, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है आपके पास फोकल सीजर्स होते हैं, या आपके पास एक होते हैं कौन से, जनरलाइज सीजर्स होते हैं। कॉजेज, टाइप्स के बाद कॉजेज बताती हूँ। जो आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं आपसे, मैं आपके पास टाइप्स बताते हैं एपिलेप्सी की, ठीक है। एपिलेप्सी खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोकल होते हैं, जनरलाइज सीजर्स है। फोकल में सिंपल फोकल या कॉम्प्लेक्स फोकल। सिंपल फोकल वो फोकल सीजर्स होते हैं जो किसी एक एरिया को इन्वॉल्व करें। फोकल तो पहले क्या होता है, फोकल किसी एक एरिया को, कॉर्टेक्स से किसी एक एरिया को, फॉर एग्जाम्पल से फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व किया हुआ था, ठीक है। इसमें जब आपका पेशेंट की कॉन्शियस होता है ना, वो अल्टर हुआ हुआ होता है, कॉन्शियस लेवल आपका पेशेंट खराब नहीं होता, पेशेंट आपको अलर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में आता है, अलर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में आएगा। लेकिन जो आपके पास ये है जो अपने कॉन्शियस लॉस नहीं करेगा, लेकिन जो वो ये है जनरलाइज होता है उसमें कॉन्शियस लॉस करेगा। अब सिंपल होता है उसमें पेशेंट को कॉन्शियस लॉस नहीं करेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कॉन्शियस इम्पेयर्ड हो जाएगी। कॉन्शियस जब इम्पेयर्ड होगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट स्टेयर करेगा, स्टेयर करना शुरू हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ना जैसे पता ही नहीं होगा मेरे से क्या हो रहा है, ठीक है। टॉनिक जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो जनरलाइज में पेशेंट अल्टर कॉन्शियस होता है, वो पूरी होल बॉडी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, होल एरिया जो बॉडी का एक एरिया, जब पेशेंट को जब हिस्ट्री पूछेंगे ना तो उससे पूछेंगे कौन सा एरिया अफेक्ट कर रहा है, किसी एक साइड पे या पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। जो बताया गया पूरी की पूरी बॉडी पता चलेगा जनरलाइज है। अब जनरलाइज को हमें डिफरेंशिएट करना है कि आया वो टॉनिक क्लॉनिक है, आया वो मायोक्लॉनिक है, एब्सेंट सीजर्स होते हैं, एटॉनिक या एपिलेप्टिक स्पैज़म है। इनका तरीका ये होता है कि हम पूछेंगे टॉनिक क्लॉनिक। टॉनिक क्लॉनिक का ये मतलब होता है कि पेशेंट को पहले जो होता है, टॉनिक का मतलब होता है कि आपके जो भी मसल्स होते हैं टॉन इंक्रीज हो जाना, टॉन इंक्रीज स्पैज़म हो जाएगा, अकड़ जाएंगे। क्लॉनिक का मतलब होता है कि जर्की मूवमेंट्स आ रही होंगी, जैसे बहुत ज़्यादा जर्क महसूस हो रहा होगा। इसके अलावा मायोक्लॉनिक का मतलब होता है, मैं आप एक्सप्लेन करती हूँ, मायोक्लॉनिक का मतलब होता है कि एक मसल जो होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, एब्सेंस कंप्लीटली एब्सेंट हो। एटॉनिक मसल का जो टोन है वो लूज हो जाएगी। एपिलेप्टिक स्पैज़म बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, पहले पता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में पेशेंट को क्या होता है, उससे पहला ऑरा होगा, डिपेंड करता है किस कॉर्टिकल एरिया पे डिपेंड कर रहा था कि कॉर्टिकल एरिया फ्रंटल है या क्या है। पहले पेशेंट को जो बॉडी होती है वो रिजिड हो जाएगी, लाइक उसकी बॉडी अकड़ जाएगी, स्पैज़म हो जाएगा, फिर अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, उसकी मूवमेंट स्पैज़म होगा, फिर जर्की मूवमेंट्स होगी, ऑरा होगा, यानी कि में उसकी अजीब सी उसको स्मेल आएगी, उसकी हेयरिंग कोई आवाज़ें सुनाई देगी, हेडेक हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ होगा। इसके अलावा उससे ऐसा होगा कि जो पेशेंट होगा, लिखा हुआ बुक में लाइन लिखी होगा कि पेशेंट एक स्टैंड कर रहा होगा तो वो एक लाइक लॉग लकड़ी की तरह सीधा, बिल्कुल सीधा गिरेगा, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होगा और वो एक स्टैंडिंग लाइक लॉग होगा और फिर उसी तरह पेशेंट गिर जाएगा, तो उसको फेशियल इंजरी भी होगी, टंग बाइट होगी, अपर रोलिंग भी हो रही होगी, और पेशेंट को एपनिया आ रहा होगा, लाइक उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ, ब्रीथलेसनेस होगी। इसके अलावा उसे क्या हो रही होगी, सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस कहाँ देखते हैं हम, माउथ में देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में देखते हैं, लिप्स में देखोगे तो उसे ब्लूइश हो जाएगी उसकी सारी टंग वगैरह, ठीक है। अटैक में उसे टंग बाइटिंग भी हो रही, यूरिन इंकॉन्टिनेंस हो रही होगी, तो हम ये कहते हैं उसे छोड़ देते हैं, मतलब स्टेट ऑफ फॉल, मतलब गिर भी जाएगा खुद ही, और पेशेंट को कॉन्शियस लॉस हो जाएगी तो हम उसे छोड़ देंगे और खुद ही ठीक हो जाएगा। कॉन्शियस अगर वो 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगा इसका मतलब ठीक है, अगर वो नहीं ठीक होता तो फिर आप उसको मेडिकल मेडिसिन आप उसको हॉस्पिटल लेके आएंगे, ठीक है। क्लॉनिक का मतलब होता है कि जर्की मूवमेंट्स हो रही होंगी पूरी बॉडी में, इसमें लिखा मायोक्लॉनिक होता है, एक होता है क्लॉनिक भी। क्लॉनिक का मतलब होता है कि सिर्फ आपको क्या होता है कि सिर्फ क्लॉनिक मूवमेंट्स आ रहे हो, क्लॉनिक से सिमिलर टू टॉनिक की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें पेशेंट की जो अकड़ाव नहीं होता, सिर्फ जर्की मूवमेंट्स हो रही होती है, ठीक है। मायोक्लॉनिक में मसल के अंदर हो रही होती है,
मायोक्लोनिक का क्या मतलब है कि जर्की मूवमेंट्स मसल की हो रही होंगी। और जो एब्सेंट सीजर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज़्यादा आपको केस आता है, MCQ आता है कि एक पेशेंट आया, एक बच्चा है, मोस्ट कॉमन आपको चिल्ड्रंस में होते हैं, ठीक है। और बच्चों में क्या होता है कि चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, और बच्चों में क्या बताएंगे कि आपको एक पेशेंट आया, बच्चा आया है, उसकी टीचर ने कंप्लेन की है कि वो पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, स्टेयर करता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते जो है वो रुक जाता है, थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाता है, स्टेयर करता है, ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो उसके आप ये कहोगे कि बच्चा जो है वो क्या करता है कि उससे जो पढ़ते पढ़ते सीजर आता होता है, एब्सेंस का दूसरा नाम क्या होता है, पिटेड माल सीजर, ठीक है। पिटेड माल सीजर होते हैं, बच्चा स्टेयर करता है, ब्लैंक होता है, और मतलब वो फोकल सीजर्स ही बेसिकली होते हैं, वो 20 to 30 टाइम्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं, 20 to 30 टाइम्स हो रहे होते हैं। और जो है ये एब्सेंस बच्चों में बहुत कॉमन स्टेयर करता है, पिटेड माल सीजर्स हैं। मिस्टेकन हम इसको मिस्टेक कर दें कि फोकल सीजर्स है, कि बच्चा एक जगह ब्लैंक हुआ फोकल, लेकिन फोकल नहीं होता है, बहुत सुबह सुबह स्टार्ट होते हैं लेकिन इतने सवेर नहीं होते, ज़्यादा आपको क्या होते हैं, आर्म में होते हैं जो ये हैं। और उसको पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका फोकस नहीं है, डे ड्रीमिंग शुरू कर देता है, ख्वाब देखना शुरू करता है दिन को, ठीक है। जो क्लॉनिक सीजर्स होते हैं मैं बता चुकी हूँ कि जर्की अब एक होते हैं टॉनिक सीजर्स। टॉनिक सीजर्स वही होते हैं पेशेंट की जो टोन होती है ना, वो क्या होती है, होते हैं टॉनिक। टॉनिक का मतलब होता है कि टोन इंक्रीज हो जाना। टॉनिक क्लॉनिक नहीं, सिर्फ टॉनिक यानी कि अकड़ाव आ जाना। तो टोन इंक्रीज हो जाएगा तो अवेयरनेस लॉस हो जाएगी, अवेयरनेस नहीं होगी, पेशेंट जब वो गिरेगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ गिरा हूँ, उसे पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा था उस टाइम, और मुझे क्या हुआ है, ठीक है। बच्चों में होते हैं बहुत ज़्यादा। एक होता है आपके पास एपिलेप्टिक स्पैज्म। और जो एपिलेप्टिक स्पैज्म होते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ये आपके पास अपर जो शोल्डर गर्डल जो एरिया होता है ना, एक्सल एरिया, उसमें कॉमन होता है। और बच्चों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है इसका, सलाम साइन। जिस तरह हम सलाम नहीं करते झुक के, उस तरह सलाम साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो आपके पास ये है इन्फेंटाइल स्पैज्म में भी सलाम से होते हैं, शोल्डर गर्डल स्पाइन इन्वॉल्व हुआ होता है, और वो सारे एरियाज इन्वॉल्व होंगे। 5 to 50 आपके पास पेशेंट की क्लस्टर होती हैं, मतलब रिकरेंस होता होता है बार बार, ठीक है। 5 to 50 रिकरेंस हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है। इसके अलावा जिसकी कॉजेज होती हैं,